देखिए, इस वीडियो में हम जून के करंट अफेयर देख रहे हैं, जून 2025 के। तो अभी हम देखेंगे, टॉपिक का नाम है हमारा चाइना लीड ट्राइलेटरल नेक्सिस। मतलब चीन के नेतृत्व वाला जो त्रिपक्षीय गठजोड़ है वो क्या है। तो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे किसके बारे में, चीन के बारे में, कि जो चीन का त्रिपक्षीय गठजोड़ है उसमें हमें क्या चीज़ बताई गई है। पहली बात तो ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम पे क्या हुआ, थोड़े सुर्खियों में होने का रीज़न है कि चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने छठे चीन दक्षिण एशियाई सहयोग मंच के दौरान अपनी त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की है। अब त्रिपक्षीय बैठक में कौन कौन है, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश। इसमें इस बैठक का उद्देश्य रहा है क्षेत्रीय सहयोग और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। जो भी क्षेत्रीय सहयोग है उसको बढ़ावा देना, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी है उसको यहाँ पर बढ़ावा देना, जिसमें चीन दोनों देशों के बीच संवाद को सुगम बनाने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। चीन द्वारा भारत के पड़ोस में शुरू की गई दूसरी त्रिपक्षीय वार्ता है। इससे पहले चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के विदेशी मंत्रियों के बीच में भी इस तरीके की बैठक करा चुका है, क्योंकि चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में पहले बैठक हुई थी। अभी जो बैठक हो रही है वो चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में बैठक हो रही है। तो तीनों देशों ने कुछ कार्यों पर सहमति प्रकट की है। कौन कौन से कार्य हैं? एक तो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये चाइना के द्वारा चलाया गया है। ठीक है, इसमें आपसी सहयोग को और आगे तक ले जाना चाहते हैं ये। और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा जो है, CPEC जिसको बोलते हैं, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है, इसका अफगानिस्तान तक विस्तार विस्तार करना चाहते हैं। और तीसरा, क्षेत्रीय आपसी संपर्क के नेटवर्क को मजबूत करना। इसके अलावा कई विश्लेषण चीन, तुर्की और पाकिस्तान के बीच उभरते रणनीतिक गठजोड़ की ओर भी इशारा कर रहे हैं, जैसा कि पहलगाम संकट के दौरान उनकी समन्वित प्रतिक्रिया से स्पष्ट होता है। ये गतिविधियां इस क्षेत्र में भारत के पारंपरिक प्रभाव को चुनौती देती हैं। चीन का उद्देश्य अफगानिस्तान से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक एक रणनीतिक और सामरिक प्रभाव क्षेत्र बनाना है। अब दक्षिण एशिया में चीन का खतरा है वो बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है दक्षिण एशिया में चीन का खतरा? पहले तो पाकिस्तान का बात कर लेते हैं। पाकिस्तान, उदाहरण के लिए हम मानते हैं कि पाकिस्तान अपने अधिकांश रक्षा आयात के लिए चीन पर निर्भर है, तो पाकिस्तान चीन पर निर्भर हो गया। दूसरा आ जाता है मालदीव। मालदीव है, चीन मालदीव के फ्रेंडशिप ब्रिज और आवास परियोजनाएं, क्योंकि चीन मालदीव के बीच में फ्रेंडशिप ब्रिज बना है, आवास परियोजनाएं काफ़ी चला रहा है चीन। फिर तीसरा बात करते हैं हम नेपाल की। नेपाल में क्या होता है, हम देखिए पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये चीन और नेपाल की मित्रता को दिखाता है। और प्रस्तावित ट्रांस हिमालयन कनेक्टिविटी है, ये चीन चीन और नेपाल के बीच में कनेक्टिविटी है, तो ट्रांस हिमालयन कनेक्टिविटी परियोजनाएं हैं। फिर श्रीलंका के साथ में बात करें, श्रीलंका के साथ में क्या कर रहा है चीन? चीन ने हम्बन टोटा बंदरगाह का निर्माण किया है और उसे 99 साल के लिए लीज पर भी चीन ने लिया है। फिर बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश के साथ में चीन क्या कर रहा है? चीन बांग्लादेश के लिए रक्षा सामग्री का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। तो इस तरीके से चीन का प्रभाव बढ़ रहा है पाकिस्तान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश। तो ये सभी भारत के पड़ोसी देश हैं। तो इन त्रिपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से हैं? अगर हम ऐतिहासिक पहलुओं की बात करें कि ऐतिहासिक क्या रीजन है इनके, ऐतिहासिक, तो देखिए ऐतिहासिक पहलू में पाकिस्तान और चीन दोनों के भारत के साथ लंबे समय से सीमा विवाद रहे हैं। 1962 में भारत चीन के युद्ध के बाद में चीन व पाकिस्तान की राजनीतिक जो साझेदारी है वो काफ़ी गहरी हो गई है। चीन की आक्रामक क्षेत्रीय नीति है, दक्षिण एशिया में अपना भू राजनीतिक प्रभाव बढ़ा करके क्षेत्रीय वर्चस्व स्थापित करना और हिंद महासागर के व्यापार मार्गों तक पहुंच हासिल करना चीन का उद्देश्य है। तीसरा, भारत के खिलाफ रणनीतिक संतुलन स्थापित करना। बांग्लादेश जैसे देश भारत के क्षेत्रीय प्रभाव को कमतर करने और अधिकतर रणनीतिक स्वायत्तता हासिल करने के लिए चीन के साथ संबंधों का लाभ उठाते हैं। अवसंरचना कूटनीति भी है कि चीन भारत के पड़ोसी देशों को तीव्र गति से और बड़े पैमाने पर अवसंरचना के विकास के लिए धन उपलब्ध करा रहा है। तो भारत के लिए चीन के बढ़ते प्रभाव से जुड़ी चिंताएं क्या हैं, क्यों भारत को चिंता करनी चाहिए? भू रणनीतिक घेराबंदी भारत की हो जाएगी इस तरीके से
चीन ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति के तहत कई सामरिक बंदरगाहों पर पहले ही अपनी जो मौजूदगी है वो स्थापित कर ली है। उस रणनीति का नाम है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। इस रणनीति के तहत चीन ने जो भी सामरिक बंदरगाह है उन पर पहले से अपनी मौजूदगी स्थापित कर ली है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि श्रीलंका में जो हम्बनटोटा बंदरगाह है, यदि बांग्लादेश की जमीन का विद्रोही गतिविधियों को बढ़ावा दे करके पूर्वांचल भारत को अस्थिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो बांग्लादेश की जमीन है उसका वहाँ पर विद्रोही गतिविधियां बढ़ा करके चीन क्या करता है, पूर्वोत्तर भारत की जो अस्थिर करने के लिए इस्तेमाल करता है कि पूर्वोत्तर भारत में अस्थिरता आए, तो पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। समांतर क्षेत्रीय सहयोग, चीन के द्वारा बनाए गए वैकल्पिक क्षेत्रीय मंचों के कारण भारत नेतृत्व वाले मंच जैसे बिम्स्टेक का महत्व है वो कम हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, बिम्स्टेक क्या है? बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी की पहल है बिम्स्टेक। फिर क्षेत्रीय प्रभाव में कमी आ जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं बेल्ट रोड जो इनिशिएटिव चल रहा था, भारत को हम क्या करना चाहिए, क्योंकि भू रणनीतिक घेराबंदी भारत की हो रही है। चीन ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति के तहत सामरिक बंदरगाहों पर पहले से अपनी मौजूदगी स्थापित कर ली है। तो यदि हमें देखें कि यदि बांग्लादेश की जमीन का विद्रोही गतिविधियों के लिए भी यूज कर सकता है चीन, तो समांतर क्षेत्रीय सहयोग में चीन के द्वारा बनाए गए वैकल्पिक क्षेत्रीय मंचों के कारण भारत नेतृत्व वाले मंच जैसे कि बिम्स्टेक का महत्व है वो कम हो जाता है, क्योंकि वैकल्पिक क्षेत्रीय मंच चीन ने बना लिए हैं। तो भारत का नेतृत्व का, जैसे भारत है यहाँ पर नेतृत्व करता है किसमें? बिम्स्टेक में। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये भारत का महत्व कम हो जाएगा। बिम्स्टेक बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी की पहल है कि बंगाल की खाड़ी वाले जो क्षेत्र हैं वो तकनीकी चीज़ें हैं वो आपस में शेयर करेंगे, आर्थिक सहयोग एक दूसरे का करेंगे। तो उन्होंने क्या किया है, आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्रों ने बिम्स्टेक को बनाया है। क्षेत्रीय प्रभाव में कमी आएगी। अगर हम बात करें कि बांग्लादेश ने तीस्ता नदी परियोजना में चीन को शामिल करने में रुचि व्यक्त की है, जो लंबे समय से भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का विषय रही है, तो क्षेत्रीय प्रभाव भारत का कम हो जाएगा। भारत की कनेक्टिविटी संबंधी पहलों पर प्रभाव पड़ेगा। बीआरआई परियोजना को बढ़ावा मिलने से भारत के पहले, जैसे कि बीबीआईएन है, बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल, ये भारत की पहल है बीबीआईएन। बांग्लादेश, भूटान और भारत और नेपाल, और भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, जिसे हम बोलते हैं आईएमईसी। आईएमईसी, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, ये नकारात्मक रूप से इस वजह से प्रभावित हो सकते हैं। भारत द्वारा अपनाई जाने वाली रणनीति क्या हो सकती है? रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से संतुलन भारत को करना चाहिए। भारत को दक्षिण एशिया में चीन प्रभाव को संतुलित करने के लिए जापान, अमेरिका जैसे समान विचारधारा वाला देशों के साथ सहयोग बढ़ाना चाहिए। उदाहरण के लिए हम क्वाड क्वाड में हम साझेदारी कर सकते हैं, क्वाड में अपनी विचारधारा बढ़ा सकते हैं, वहाँ पर सहयोग हम बढ़ा सकते हैं। विकास परियोजनाओं का क्रियान्वयन हमें करना चाहिए। विदेश मंत्रालय को एक विशेष सेल स्थापित करना चाहिए जिसके माध्यम से पड़ोसी देशों के साथ में परियोजनाएं और पहलों के लिए समन्वय स्थापित किया जा सके। डेवलपमेंट फंड हमें देना चाहिए। बिम्स्टेक जैसी क्षेत्रीय मंचों के अधीन कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक क्षेत्रीय विकास कोष स्थापित करने की संभावना पर हमें विचार करना चाहिए। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय क्षेत्रीय फ्रेमवर्क हमें बनाने चाहिए। बहुपक्षीय और क्षेत्रीय फ्रेमवर्क को नियमित समीक्षा करनी चाहिए ताकि उन्हें बदलती क्षेत्रीय परिस्थितियों के अनुसार ढाला जा सके। भारत को अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी से बेहतर परिणाम हासिल करने के लिए सक्रिय रूप से भारत को कार्य करना होगा। आरआईसी के माध्यम से जुड़ाव भी भारत कर सकता है। हाल ही में चीन और रूस ने, आरआईसी क्या है? आरआईसी
रूस, भारत और चीन, इसको फिर से सक्रिय करने में रुचि दिखाई है चीन ने। तो आरआईसी के माध्यम से भारत चीन से और रूस जुड़ सकते हैं। और इसे 1980 के दशक के अंत में रूस ने शुरू किया था, लेकिन 2020 की गलवान घाटी संघर्ष जैसे कारकों के कारण यह निष्क्रिय अवस्था में आ गया। तो निष्कर्ष अभी इस बात का यही निकलता है कि चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की त्रिपक्षीय बैठक जो है वो दक्षिण एशिया की भू राजनीति में एक अहम घटनाक्रम है। भारत के लिए जरूरी है कि वह अपनी विदेशी नीति को सक्रिय, समावेशी और संतुलित बनाए। इसमें भारत को और उसके आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव से मदद मिल सकेगी। साथ ही भारत अपने हितों की रक्षा कर सकेगा और पड़ोस में अपना प्रभाव को बनाए रख सकेगा। अभी हम बात करेंगे जैसे इजराइल, यूएस और ईरान के बीच में जो संघर्ष चल रहा है वो क्या रीजन है, इसके पीछे क्या स्टोरी है, वो हम बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसको हटा देते हैं। किसके बीच में बात करेंगे? इजराइल, यूएस और ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसकी स्टोरी क्या है, क्या रीजन है, ये सुर्खियों में क्यों है, क्या रीजन है। जैसे हमने देखा था कि इजराइल डिफेंस फोर्सेज, आईडीएफ जो है, आईडीएफ, इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन की शुरुआत की है। इसके तहत ईरान के परमाणु ढांचे और बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता पर एक बड़ा हमला इजराइल ने किया है। संघर्ष की घटनाओं की अगर हम बात करें तो इजराइल के हमले हम देखें, ये जो हमला किया गया है आईएईए के शासी बोर्ड 35 सदस्य देशों ने इस मतदान के बाद हुआ है, जिसमें ईरान को 1974 के समझौते का उल्लंघनकर्ता घोषित किया गया था। उल्लेख है कि 2006 के बाद ऐसा पहला निष्कर्ष था, क्योंकि आईएईए इसके कितने देश हैं? शासी बोर्ड के 35 देश हैं, 35 कंट्रीज। इन 35 कंट्री ने ईरान को 1974 के समझौते के उल्लंघनकर्ता घोषित किया। 1974 में जो समझौता हुआ था उसको ऐसा माना कि ईरान ने उसका उल्लंघन किया है, और 2006 के बाद में पहला निष्कर्ष था। इजराइल ने ईरान के हमले के खिलाफ अपनी नई हवाई रक्षा प्रणाली जैसे कि बराक मागेन और लाइटनिंग शील्ड को सक्रिय किया है। ईरान की प्रतिक्रिया क्या रही है? ईरान ने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन 2 प्रोसेस 3 शुरू किया है। अमेरिका की भागीदारी की बात करें, अमेरिका का नाम इसमें क्यों आ रहा है? अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया। इसमें ईरान के 3 परमाणु प्रतिष्ठान, जो जैसे कि नतांज है, ईरान का मुख्य यूरेनियम संवर्धन केंद्र था नतांज, दूसरा इस्फहान है, और फोर्डो, इस पर सटीक हवाई हमले किए हैं अमेरिका ने। अमेरिका ने GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर एमओपी, जिसको GBU-57 इसका अमेरिका ने यूज किया है, इसको बोलते हैं मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, इसका इस्तेमाल किया है। यह एक सटीक निर्देशित पारंपरिक बम है जो सतह के नीचे 200 फीट तक प्रवेश कर सकता है और फिर विस्फोट होता है। अब भारत की प्रक्रिया क्या रही है? प्रतिक्रिया भारत ने क्या दिया है? भारत ने दोनों पक्षों से अपील की है कि वे कोई उकसावे वाले या उकसाने वाले कदम न उठाए, फिर से वार्ता की राह पर लौटे, आपस में बात करें, जो भी सोल्यूशन हो वो निकालें। भारत ने ईरान इजराइल संघर्ष पर संघाई सहयोग संगठन जो है हमारा SCO है, इसकी चर्चाओं में हिस्सा लेने से परहेज किया है, क्योंकि ईरान इजराइल संघर्ष पर जो SCO में चर्चा हो रही है उन चर्चाओं पर भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, जिसमें इजरायली सैन्य हमलों की निंदा की गई है। बराक मागेन और लाइटनिंग शील्ड के बारे में अगर बात करें, क्योंकि इजराइल ने इसको एक्टिवेट किया है, तो ये क्या है? बराक MX, ये मिसाइल रक्षा प्रणाली का एक विशेष संस्करण है। इसे नौसेना के जहाज़ों को विशेष हवाई खतरों जैसे ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाने के लिए बनाया गया है। यह इजराइल की मौजूदा प्रणाली जैसे आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो और भविष्य की लेजर प्रणाली आयरन बीम की जैसे ही ये
क्या है, सेफ्टी टूल्स है, एक तरीके से सेफ्टी के लिए काम आती है। अब ईरान इजराइल अमेरिकी संघर्ष के प्रभाव क्या कहाँ कहाँ पर पड़ने वाले हैं। देखिए, वैश्विक प्रभाव पड़ेगा, परमाणु तनाव में वृद्धि होगी। अग्रिम सैन्य कार्यवाही परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए बनाए गए वैश्विक मानकों को साख को कमजोर करती है। ये मानक परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी के तहत स्थापित किए गए थे। ईरान ने आईएईए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का साथ सहयोग को निलंबित कर दिया है। एनपीटी से बाहर निकलने की योजना बना रहा है। इससे यह संकेत मिलता है कि वह खुलकर परमाणु हथियार बनाने की दिशा में बढ़ सकता है। व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा के लिए खतरा है। ईरान की संसद ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे वैश्विक स्तर कच्चे तेल और एलएनजी की कीमतें बढ़ सकती हैं और शिपिंग बीमा और माल ढुलाई की लागतों में वृद्धि हो सकती है। और एक अनुमान के अनुसार इस जल डमरू मध्य से विश्व के 35% तेल और 20% एलएनजी का व्यापार यहाँ पर होता है। समुद्र के नीचे बिछी केबल अवसंरचनाओं में बाधा आ रही है। कई हाई कैपेसिटी रूट जैसे यूरोप इंडिया गेटवे ईआईजी है, फ्लैग है, फाइबर ऑप्टिक लिंक अराउंड द ग्लोब आदि ऐसी समुद्री मार्गों से गुजरते हैं जो इजराइल ईरान संघर्ष वाले समुद्री क्षेत्र जैसे लाल सागर, गल्फ ऑफ ओमान, हार्मुज जलडमरू मध्य के पास स्थित है। तो हम बात करें कि 2024 में क्षेत्रीय संघर्ष बढ़ने पर लाल सागर में 3 बड़ी केबल है वो क्षतिग्रस्त हो गई थी। इससे अफ्रीका, खाड़ी देश और दक्षिण एशिया में इंटरनेट की गति और कनेक्टिविटी में बाधाएं यहाँ पर आने लगी थी। ठीक है, शक्ति शून्यता की बात करें, पावर वैक्यूम की, ईरान के कमज़ोर पड़ने से सीरिया, ईरान और लेबनान में उसका प्रभाव कम होने लगेगा, जिससे भविष्य में इन देशों में नवीन संघर्षात्मक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो सकती है। ईरान ने अपने सहयोगियों की मदद से एक्सिस ऑफ रेसिडेंस नामक अनौपचारिक समूह के जरिए क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाया है। जैसे अगर हम बात करेंगे हार्मुज की, तो हार्मुज में एक तरफ पर्शियन गल्फ है, एक तरफ अरबियन सी है, गल्फ ऑफ एडमान है, यमान है, ओमान है, कुवैत, कतर, ब्राह्मीन, सऊदी अरबिया, रेड सी, अफ्रीका, इजराइल, सीरिया, इराक, ये सभी आपको एक जगह मिलेंगे। मेडिटेरियन सी है, ये सब एक तरफ या एक जगह ही आपको मैप में जब आप देखोगे तो आपको एक तरफ ही मिलेंगे। भारत पर इस चीज़ का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए, द्विपक्षीय व्यापार में गिरावट आएगी। ईरान अमेरिका के प्रतिबंधों के कारण भारत ने ईरान से तेल आयात रोक दिया है। क्योंकि अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है तो ईरान से तेल आयात रोक दिया है। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार जो 2017 में $14 बिलियन था, वो 2024 में घट करके $1.4 बिलियन रह गया है। इजराइल के साथ भारत का व्यापार है 2022 में $11 बिलियन था, किंतु खाड़ी क्षेत्र में तनाव की वृद्धि के कारण 2024 में ये $3.75 बिलियन रह गया है। भू राजनीतिक निहितार्थ की बात करें तो भारत के इजराइल और ईरान दोनों के साथ घनिष्ठ संबंध हैं, इसलिए भारत को अपने हितों के मध्य बहुत सोच समझ करके संतुलन बनाना पड़ता है। इजराइल रक्षा और तकनीक के क्षेत्र में अहम साझेदार है भारत के लिए, जबकि ईरान ऊर्जा सुरक्षा और यूरेशिया तक पहुंच के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब संरचना और कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर असर क्या पड़ेगा। अफगानिस्तान, मध्य एशिया, यूरेशिया के साथ व्यापार और कनेक्टिविटी के लिए भारत की जो चाबार बंदरगाह है, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा जैसी परियोजनाएं प्रभावित होंगी। अगर हम बात करें भारत के लिए, तो भारत के लिए इजराइल की हाइफा बंदरगाह पर ईरान के मिसाइल हमलों ने भारत मध्य पूर्व यूरोपीय आर्थिक गलियारे में उसकी भूमिका को बाधित कर दिया है। भू राजनीतिक पुनर्संरचना में प्रॉब्लम आ रही है। यदि ईरान का पतन होता है तो पश्चिम एशिया बहुध्रुवीय से बदल करके अमेरिका के नेतृत्व वाले एक ध्रुवीय ढांचे में जा सकता है। इससे भारत जैसे गैर पश्चिमी देशों का इस क्षेत्र में महत्व कम हो जाएगा। विदेश में भारतीयों की सुरक्षा, बढ़ते तनाव के कारण इजरायल में लगभग 28,000 और ईरान में लगभग 10,765 भारतीयों को उच्च जोखिम का सामना करना पड़ रहा है। भारत ने ईरान और इजरायल के संघर्ष क्षेत्रों से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। अगर हम बात करें, निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, तो देखिए, भारत इजरायली संबंधों में ईरान के साथ संबंधों को संतुलित करना बहुत जटिल है।
यह संतुलन भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और दोनों देशों के मध्य प्रतिकूल संबंधों के बावजूद उनके साथ समानता संबंध बनाए रखने की आवश्यकता को दर्शाता है। ईरान और इजरायल दोनों के साथ घनिष्ठ संबंध होने के कारण भारत के पास यह अवसर है कि वह दोनों के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाए, खासकर जब उसका टकराव जारी है और आगे चल कर के बड़े राजनीतिक भू राजनीतिक तनाव की आशंका बढ़ रही है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे G7 के बारे में। G7 का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, किस किस ने भाग लिया है, क्या है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।